Good morning, students. How are you all? Hope so. All are good, all are well, and take care of yourself, your family, your friends, your well wishers too. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल हमारे बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारी क्लास 11th की क्लास फर्स्ट थी, तो मुझे ऐसा लगा था बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, बच्चों की क्वेरीज आएंगी, बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, बट यू ऑल आर डिसअपॉइंट मी अलॉट। किसी का कोई फीडबैक नहीं है, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है ना, किसी से लगा ही नहीं है कि कोई इंटरेस्ट है इवन। चलो ठीक है, ग्रुप में सबने चेक किया, बट यूट्यूब पे पता लग जाता है, इतना तो आप लोगों को पता है कि कितने ने देखा है। यू आर आई थिंक मोर देन 45 स्टूडेंट्स, बट ओनली 9 व्यूअर्स ऑन यूट्यूब। अब ये कोई ऐसे चैनल तो है नहीं ना कि यहाँ पे मुझे अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं। ये तो आपके बेनिफिट के लिए है, ये तो हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अगर अभी से नहीं पढ़ोगे फिर कंप्लेन करोगे कि हमें समझ नहीं आ रहा मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ोगे बेटा तभी तो समझ में आएगा ना। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर आपको ABCD नहीं आती तो आप पूरा सेंटेंस कैसे लिख लोगे? तो ABCD तो हमें इसी चैप्टर से सीखनी है। मैंने इसीलिए हाईलाइट करके मैसेज में भी लिखा था ग्रुप में, ताकि सब बच्चे देख लें। मैंने वीडियो में भी बोला था, बट यू ऑल आर इग्नोर। आप सबने इग्नोर कर दिया। बेनिफिट आपका ही है, पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, और टाइम से पढ़ लोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि पढ़ना तो है ही। तो वो एकदम बर्डन पड़ता है, उससे कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ को एग्जाम फोबिया हो जाता है। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, वॉच वीडियोज पॉजिटिवली, एंड डू कंप्लीट योर वर्क एज वेल। जो भी मैं आपको आगे के दूंगी, हर चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे, आपको नोट्स भी बनाने होंगे, असाइनमेंट भी बनाने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी 10th नहीं है। 10th और 11th में धरती आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये सब बातें मुझे आपको वीडियो पे इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि मेरा आप लोगों से कोई भी इंटरेक्शन अब तक नहीं हुआ है। अगर हमारा कोई भी इंटरेक्शन हो जाता तो आप लोगों को ये बातें मुझे वीडियो में बताने की ज़रूरत ना होती। ठीक है, और वैसे भी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, डिजिटल, तो हमारा इंटरेक्शन भी डिजिटल हो रहा है। ठीक है, चलो, आई होप सो आप लोग आज समझोगे, आज वीडियोस देखोगे भी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे थे? फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स लिविंग फॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग फॉर्म्स। हमने कुछ कल पढ़ ली थी, कुछ हमें आज पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि कुछ हमने कल क्या पढ़ लिया था? ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होती है रिप्रोडक्शन, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। तो हम आज कुछ देखते हैं हैंस सेलुलर सेल के बारे में मैंने बता दिया था। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is their ability to sense their surrounding environment. देखिए कितनी अच्छी बात कही है। जो लिविंग होते हैं उनकी सबसे अलग और सबसे खास बात क्या है, जो नॉन लिविंग में मिल ही नहीं सकती, इसका एक्सेप्शन बना ही नहीं है? वो कॉन्शियस होते हैं। मतलब सामने डॉग खड़ा है, भागोगे देख के? सामने से कार आ रही है, हट जाओगे? हाथ हाथ पे गरम कुकर लग गया है, हाथ पीछे करोगे? कोई आपकी आइज पे लाइट फॉल करा रहा है, आइज क्या करोगे? ब्लिंक करोगे एकदम से। ठीक है, एक आपने सुना होगा टच मी नॉट का पौधा होता है। ठीक है ना, टच मी नॉट का एक प्लांट होता है कि अगर आप उसको टच करोगे तो उसकी जितनी भी लीव्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। वो भी कॉन्शियस है। इवन एक एनिमल, आप एक डॉग को या किसी पेट को अगर टच करते हो उसे फील होता है एकदम से, या तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा या नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। ठीक है ना, तो ये सब किस में पाई जाती हैं? एक लिविंग फॉर्म में ही पाई जाती हैं, ये किसी नॉन लिविंग फॉर्म्स के फीचर्स नहीं है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरनमेंट स्टिमुली विच कुड बी। अभी आपको स्टिमुली बात आती है, स्टिमुली क्या होता है? अब देखो, एक लॉस हुआ ना, ठीक है, हम लोग खुश हो रहे हैं, हमारे 10th में कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गए, कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया, एग्जाम्स नहीं हुए, बट ये देखिए जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये 10th का एक चैप्टर था। ठीक है, क्या था? 10th का चैप्टर था। अब आप बोलोगे मैम स्टिमुली क्या होता है या स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है रिस्पॉन्स, एक्शन। ठीक है, जो आप लोग नहीं कर रहे हो, हमें आपको क्या चाहिए? रिस्पॉन्स चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस चाहिए, और हम क्या हैं? स्टिमुलाई हैं जो आपको जागरूक कर रहे हैं।
जो रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर दे वो क्या होता है, स्टिमुलाई होता है। अगर मैं किसी यूटेंसिल, गर्म यूटेंसिल को टच कर रही हूँ तो वो यूटेंसिल मुझे हाथ हटाने पे मजबूर कर रहा है, वो यूटेंसिल क्या है, वो स्टिमुलाई है। ठीक है, विच वो एक फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, एक केमिकल भी और एक बायोलॉजिकल भी। सपोज कीजिए मच्छर ने काटा, क्या करोगे, इचिंग होगी ना। ये हमारा क्या हुआ, बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ जिसने हमें इचिंग करने पे मजबूर कर दिया। केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर सनरेज, स्किन टैनिंग हो जाती है। ठीक है ना, इस चीज़ को गर्ल्स बहुत अच्छे से समझेंगी। धूप में गए फेस कवर करके, हैंड्स में ग्लव्स पहन के, क्यों, स्किन पे क्या हो रहा है, स्किन बर्न हो रहा है। ठीक है, फिजिकल कैसा हो सकता है, फिजिकल किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया, गुस्सा आएगा ना बहुत, मन तो करेगा सामने वाले का मुंह तोड़ दें, यही होगा ना बेटा। तो बस यही कुछ स्टिमुलाई होते हैं जिन पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। सनफ्लावर, जिधर जिधर सूरज घूमेगा सनफ्लावर उधर उधर घूम जाता है। वाटर बिल्कुल करता है, तुम अभी वाटर दो प्लांट्स में वो कैसे हरे भरे हो जाएंगे, तुम 2 दिन वाटर मत दो कैसे मुरझा जाएंगे। टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में प्लांट्स मुरझा जाते हैं अगर ज़्यादा हीट दे दी उनको हमने। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स को भी करते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे कितने भी कैसे भी ऑर्गेनिज्म हो, बस वो अगर वो लिविंग है, फिर चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, डजेंट मैटर। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंट्रिंग्स इन देयर बॉडी, सब केमिकल्स को खेल है ये सब। ठीक है ना, केमिकल्स कंट्रोल करते हैं इन सब को। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर, इन सबको क्या करते हैं केमिकल्स। और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा इंसान है, इंसान ही सिर्फ एक ऐसा जीव है जो खुद की रक्षा खुद करता है, जो अपने जागरूक है। आप भी अपने लिए जागरूक बनिए। देखिए अब तो बुक वालों ने भी कह दिया कि सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो खुद के लिए जागरूक है, उसे पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। समझे कुछ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से समझ जाइए, अगर आप इंसान हैं तो आप खुद के लिए जागरूक हैं, अगर अगर आप खुद के लिए जागरूक नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, अपने फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाइए। ठीक है, वो क्या होती है इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, खुद के लिए सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वैन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ ऑल मोर डिफिकल्ट। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में लिविंग को डिफाइन करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, सबसे बड़ा एनिमल है। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा। अब अगर बात करते हैं, एक पेशेंट है वो कोमा में है, हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ है, वो सिर्फ मशीन जो होती है ना उनके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जीवन जी रहा है। उसको डायलिसिस, किडनी का काम डायलिसिस के थ्रू हो रहा है, सांस वेंटिलेटर के थ्रू दी जा रही है। ठीक है, हार्ट बीट ईसीजी के थ्रू दी जा रही है। तो हर तरह से वो किस पे डिपेंड है, मशीन्स पे डिपेंड है। ठीक है, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उसका जो दिमाग है वो मर चुका है। द पेशेंट, उसमें खुद के लिए कोई जागरूकता नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, कुछ ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज जो अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ सकते कभी भी। अब वो क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू, आप जब बड़ी क्लासेस में आ जाओगे आप जानोगे कि जितने भी फिनोमेना होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। देखिए जितना भी क्या होता है, ये इंट्रैक्शंस होते हैं, टिश्यू में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। बट इन क्लास 9 you were studied that tissue is made up of a group of similar cells which have to perform a common basic function। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली इंट्रैक्शन होता किसके बीच में है, ये इंट्रैक्शन हमारा होता है सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में, सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स हैं आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ईआर, न्यूक्लियस, प्रोटीन्स। ठीक है, ये सब, दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। और ये जो इंट्रैक्शन होता है, तालमेल होता है, इसी की वजह से काफ़ी सारी नई प्रॉपर्टीज उभर के आती हैं। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की। आपने क्लास 9th में तो पढ़ा होगा ना हायरार्की सीरीज, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा हायरार्की सीरीज। ठीक है, ये सब बातें हायरार्की के अकॉर्डिंग ही होती हैं, या हायरार्की जो है वो इनके अकॉर्डिंग बनी हुई है। हायरार्की क्या है, एक सीरीज है जिसमें हम एनिमल्स को पुट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिवर्स।
यूनिवर्स में उनकी क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या करते हैं, हायरार्की सीरीज में प्लेस करते हैं। बायोलॉजी, देखिए बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब, लॉजी का मतलब लॉजिक्स। लाइफ में जो जो लॉजिक्स है ना वो सब बायोलॉजी है। ओके, क्लियर है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या आता है हमारा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में क्या आता है, देखते रहिए। देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अब कल वाली बात ही आती है कि एक चींटी भी एक लिविंग है, हम भी लिविंग है, जितने जीव जंतु हैं सब लिविंग है, तो हम उनसे अलग कैसे हैं। ग्रोथ वो भी कर रहे हैं, सांस वो भी ले रहे हैं, हार्ट बीट उनकी भी चल रही है, सेल्फ कॉन्शियस वो भी हैं, रिप्रोडक्शन वो भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो वो हमसे अलग है या हम उनसे अलग हैं। ठीक है, अब वही सब हमें देखना है, इस पूरी इवन इस पूरी यूनिट में ही हमें वही देखना है। ठीक है, क्या करना है हमें, इस पूरी यूनिट में वही देखना है और कुछ नहीं। इफ़ यू लुक, अगर हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, हम लिविंग फॉर्म्स की बहुत बड़ी वैरायटी को देख सकते हैं। कुछ पॉटेड प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इवन पिक्चर प्लांट, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, पिक्चर प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, हमारे पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं। दीज आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कांट सी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हम हमारी खुली आंखों से, मतलब नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और फिर बोलोगे मैम कैसे देखेंगे, अरे बाबा अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप तो देख सकते हैं। वायरस है, देख पा रहा है कोई वायरस को, लेकिन छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी। बैक्टीरिया और अब फंगस। ठीक है, नेक्स्ट आई, इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट, अगर हम अपनी देखने, हम दृष्टि बढ़ाएं, देखने का एरिया, सपोज अभी हम हमारे घर के चारों तरफ देख रहे हैं, फिर हम हमारी लोकेलिटी की चारों तरफ देखें तो हमें और ज़्यादा प्रजातियाँ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ जाएगा, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, इफ़ यू वर टू, और अगर हमें घने जंगल में जाएं तो हमें और भी ज़्यादा क्या वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अब ये मत बोलना कि मैम हमें वेरिएशंस मत नहीं पता है और आप वो बता देना, क्योंकि वेरिएशंस क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पीक टाइम पे कैंसिल हुए हैं। इतने तो सब बच्चों की बिल्कुल एक तरह से एग्ज़ाम वाली प्रिपरेशन हो ही गई होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नन, देखिए जो स्पीशीज आज है हमारे पास जो जानी जाती हैं, ठीक है, वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन है। दीज, और इन सबको अब देखिए कितनी सारी प्रजातियां हैं, इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि क्या है, लिविंग फॉर्म्स हैं, और जब लिविंग फॉर्म में डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी कह दिया जाता है। अब देखिए इतनी हमारे पास ऑलरेडी हैं, और अगर मैं एक मुट्ठी मिट्टी उठा लूँ या रेत उठा लूँ तो उसमें इससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाएंगी जो आज तक डिस्कवर ही नहीं की गई हैं। ठीक है, वो सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक, हम देख भी नहीं सकते। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कोई एंड नहीं है। नए एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, नई केमिस्ट्री बनती रहेगी, नई प्रजातियां मिलती रहेंगी, नई बायोलॉजी बनती रहेगी, नए किंगडम्स, नया ग्रुप बनता रहेगा। ठीक है, क्या कभी किसी ने सोचा था कोविड जैसे भी कोई एग्जिस्ट करेगा, एक न्यू लिविंग फॉर्म मिली ना। इन फ्यूचर जो आने वाली बुक्स होंगी, आने वाली जनरेशन होगी, वो बुक्स में कोविड के बारे में 100% पढ़ेगी। वो हिस्ट्री में भी पढ़ा जाएगा कि एक बार एक ऐसी पैंडमिक कंडीशंस आई थी। ठीक है, वो आपकी बायोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा कि ऐसा क्या था, क्या उसके म्यूटेंट जीन थे। ओके, तो ये सब हमारा किसके बारे में था, बायोडाइवर्सिटी के। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में मिलियन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया, हम इन्हें हमारे खुद के एरिया में भी देख सकते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find way and means to talk each other. We refer to organism we are talking about. Hence there is a need to standardize the naming. देखिए हमें पता है कि कंट्री टू कंट्री लैंग्वेज वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री ही क्यों, हमारे तो स्टेट टू स्टेट भी लैंग्वेज वेरी करती है। गुजरात में जाए गुजराती, पंजाब में जाओ पंजाबी, ठीक है, हरियाणा में जाते हैं हरियाणवी, तो हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है। तो ऐसे ही हर जगह में भी ऐसा है कि ऑर्गेनिज्म सेम पाए जा रहे हैं, बट उनका जो नेम है वो डिफरेंट है।
ठीक है, नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, कोई वेजिटेबल हो या कोई फ्रूट हो। हमारे यहाँ पे वो किसी और नाम से जाना जाएगा, किसी और स्टेट में चले जाओगे, किसी और एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे वो किसी और नाम से जाना जाएगा। तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए अब हमारे बायोलॉजी में तो कितनी स्पीशीज़ हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं। अब इन सब के इतने नाम कैसे याद होंगे, ठीक है ना, कि हम हर कंट्री का, हर स्टेट का या हर लैंग्वेज का एक ही ऑर्गेनिज्म के 10-10, 15-15 नेम कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजी में एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नेमिंग। उसमें क्या होता है, साइंटिफिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नेम दिया जाता है, वो इन द होल यूनिवर्स सेम रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, होमो सैपियंस। हमारे इंडिया में ठीक है ह्यूमन बींग्स कहते हैं, अब क्या पता और किसी कंट्री में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन जो होमो सैपियंस है वो होल वर्ल्ड में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे रोज़ का ले लो, हमारे यहाँ रोज़ कहते हैं, गुलाब कहते हैं, पता नहीं कहीं और क्या कहते होंगे। तो ऐसे ही रोज़ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, रोज़ा इंडिका। क्या होता है, रोज़ा इंडिका। वीट का ले लो, वीट का होता है ट्रिटिकम वल्गेरा। अगर किसी भी और कंट्री में जाके ट्रिटिकम वल्गेरा कहोगे तो वहाँ पे वीट, गेहूँ ही मिलेगा। और ये नेम रखने का जो प्रोसेस होता है, साइंटिफिक नेमिंग का जो प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। There is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। तो ज़रूरत है एक ऐसे नाम की जिससे पूरी दुनिया में वो एक ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए। और इस तरह के नेम को या इस तरह के नाम को रखने को ही क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कह देते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। लेकिन नोमेनक्लेचर या नामकरण कब पॉसिबल है, जब उसे ऑर्गेनिज्म को पूरे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया हो। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, वो मिला है, अभी हमें पता ही नहीं है वो वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस है या कोई यूनिसेलुलर है, कोई प्रोकैरियोट है, कोई यूकैरियोट है। इतने हमें ये सब नहीं पता होगा, इतने हम उसका नाम भी नहीं रख सकते। पहले साल उसके बारे में जानकारी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही उसका क्या हो सकता है, नोमेनक्लेचर। और इस जानकारी को निकालना, उसकी सारी डिटेल्स को पता करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। और ये सब किसके थ्रू किया जाता है, अगर किसी प्लांट के बारे में जानना है तो वो किया जाता है ICBN के थ्रू। ICBN मतलब जैसे केमिस्ट्री में क्लास 10th में पढ़ा होगा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसे ही बायोलॉजी में होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन्स, प्लांट्स के लिए, और ICZN होता है एनिमल्स के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर एनिमल्स का नेम रखना है तो ICZN, प्लांट्स का नेम रखना है तो ICBN। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो क्या करते हैं, सबको नाम देते हैं पूरी दुनिया में। जो भी नई प्रजाति क्या होती है, डिस्कवर होती है या पाई जाती है। अब बात आते हैं, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। देखिए जितने भी हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो दो वर्ड से मिलके बनते हैं। एक होता है हमारा जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जेनरिक लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले जेनरिक नेम एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक नेम। ये नेम लिखना, इनको नेम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जो आप लोग एक एक रूल सब बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद ही मैं कल बताऊंगी, क्योंकि ये रूल्स पहले मुझे आपसे पूछने हैं और आपको कब पता लगेंगे, जब आप पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।